तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे ये कमीशन कैसे बना है, कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं, फिर देखेंगे इसके फंक्शंस और इसके पास क्या क्या पावर्स होते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो 12 अक्टूबर 1993 में बना था और ये इस्टेब्लिश हुआ था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंतर्गत। और यही जो एक्ट है इसको पूरा गवर्न करता है और इसके अंदर इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है इंडिया का, वो क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था कन्फर्मिटी विथ पेरिस प्रिंसिपल। तो पेरिस प्रिंसिपल क्या है? पेरिस में पहला ऐसा इंटरनेशनल इवेंट हुआ था, वर्कशॉप, जिसके अंदर जो कहा गया था कि ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे ह्यूमन राइट्स को, और जो अक्टूबर 1991 में हुआ था। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये जो बॉडी है वो ह्यूमन राइट्स का जो हमारा लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके अंतर्गत बना है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एमसीक्यूज़ में। फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया का कंसर्न शो करता है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और प्रमोशन क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनका ह्यूमन राइट्स पता नहीं रहता है और उनको क्या क्या सेफ गार्ड्स है, उनके ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट होते हैं उसके खिलाफ उनके पास क्या क्या है वो पता नहीं होता, इसलिए प्रमोशन। तो कंपोजिशन पार्ट है। कंपोजिशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और कंपोजिशन में इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए रिटायर्ड चेयरपर्सन में। एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो चुका हो या जज है अभी भी। एक मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए या फिर रिटायर्ड भी हो सकता है। और उसके बाद है 2 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो कि मतलब एक 2 में से कोई भी मेंबर ऐसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारा, एक बंदे ने नॉलेज है इसके पास जिसने पीएचडी किया है ह्यूमन राइट्स में, तो जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है वो बंदा भी मेंबर हो सकता है। 2 मेंबर ले सकते हैं या फिर 2 ऐसे मेंबर भी ले सकते हैं कि जिन्होंने प्रैक्टिकल बहुत सारा ह्यूमन राइट्स में वर्क किया है एनजीओज़ में। मतलब कि जैसे एक बंदा 10 साल से ह्यूमन राइट्स में लोगों के प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो उसको आप हायर कर सकते हो। उसके पास ना मतलब डिग्री वगैरह नहीं होगा तो भी। और उसके बाद आता है चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन्स 3 जो हमारे मेन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इन सब के चेयरपर्सन भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। तो ये कंपोजिशन आप याद रख लीजिए, अगर आप पिक्चर ड्रॉ कर ले तो आपको इजी जाएगा। तो फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट जो एक्ट है उसके सेक्शन 12 के अंडर सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। तो पहला फंक्शन है कि मतलब नहीं क्या, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर सकता है कि इंक्वायर कर सकता है कोई भी केस या फिर कुछ भी मतलब इश्यू होगा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, जो कि आप अगर पिटिशन खुद मतलब मैंने फाइल किया, मेरे ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए, या फिर मेरे ऑन बिहाफ मेरे दोस्त ने फाइल किया, या फिर कोई भी बंदा जो ऑन बिहाफ ऑफ मी फाइल करता है, उसको ये रिव्यू करता है, सारा केसेस इंक्वायर करता है। और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, फॉर एग्जांपल मतलब कि मेरा कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस वाला, जिसको उसे रोकना चाहिए था वो रोकना नहीं है, उसके खिलाफ भी हम इसका केस कर सकते हैं। और एक इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये कोई भी केस अगर कोई भी कोर्ट में अगर चल रहा होगा जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स का इशू कुछ होगा वायलेशन का, तो ये वो केस इंटरवीन कर सकता है। लेकिन इंटरवीन करने के लिए इसको वो कोर्ट का परमिशन चाहिए। तो कोर्ट का परमिशन लेकर ये कोई भी केस इसके अंडर ले सकता है। फिर आता है कि ये क्या करता है कि विजिट करता है इंस्टीट्यूशन, जैसे कि जेल हो गया या फिर मेंटल असाइलम हो गया, जहाँ पे लोगों को डिटेन किया जाता है, सोसाइटी से दूर रखा जाता है। ऐसे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसको ये विजिट करता है, लेकिन अंडर इंटीमेशन, मतलब कि ये पहले बताता है कि हम विजिट करने वाले हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्टली जाके विजिट करना चाहिए इन्होंने, क्योंकि जब हम बताते हैं कि ये कोई आने वाला है विजिट करने के लिए, आपको रिव्यू करने के लिए, तो आप मतलब कंडीशंस अच्छे ही रहोगे। डायरेक्टली आप जाते हो तो ये होता है। तो ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स होता है कि इनको इंटीमेशन दे के ये विजिट करते हैं, तो तब दैट डे मतलब वो दिन के लिए सब सेटअप अच्छा रख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, विजिट करते हैं वहाँ के जो लोग हैं, मतलब कैदी है या फिर ये हो गया मेंटल असाइलम के पेशेंट हो गए, उनका सबका ये देखते हैं कि लिविंग कंडीशंस क्या है, और अगर बहुत ख़राब होगा तो ये उसके इम्प्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशन करते हैं, और ख़राब होगा तो भी रिकमेंडेशन करते हैं। फिर आता है कि रिव्यू सेफगार्ड्स बाय और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन या और एनी लॉ, मतलब क्या कि जो सेफगार्ड दिए गए ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कोई लॉ के अंतर्गत, मतलब कैसा कि अभी प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ये वाला जो एक्ट है ये उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करता है, डोमेस्टिक वायलेंस से उनको बचाता है। तो अगर ये एक्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो इसका ये पूरा रिव्यू करेंगे, और अगर उसको मतलब वर्क भी कर रहा है तो उसको और अच्छे तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो ये बता सकते हैं। तो ये रिव्यूज़ लेते हैं। फिर आता है कि रिव्यू फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म क्या करता है कि आपका जो राइट टू एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ है वो ये करता है। तो फिर
ऐसे जो फैक्टर्स है ये इनको रिव्यू करता है और रिकमेंड करता है रेमेडीज़ की, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, या कहीं पे टेररिज्म हुआ तो वहाँ पे कैसे इश्यूज़ को ट्रीट किया जा सकता है, ये सारा करता है। फिर आता है कि स्टडी ट्रीटीज़ एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि क्या, जो कि ट्रीटीज़ है जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, जैसे कि अभी पेरिस प्रिंसिपल आप ले लीजिए, पेरिस प्रिंसिपल के अंतर्गत ये एक्ट बनाया, तो एक्ट के अंदर ये कहा गया है, तो ये मतलब एक्ट आने से पहले ही इन्होंने स्टडी किया था वो ट्रीटी, और उसके बाद फिर सब ये एक्ट वगैरह आया। तो ऐसे काइंड ऑफ जो एक्ट है वर्ल्ड के अदर मतलब कंट्रीज़ में जो ह्यूमन राइट्स के एक्ट है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे लोगों को ह्यूमन राइट्स मिलता है, मतलब कि कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होगा, तो उसको ये स्टडी करे और हमारे इंडिया में भी रिकमेंड करे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर आता है कि अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो रिसर्च करे और प्रमोट भी करे लोगों को ह्यूमन राइट्स पर रिसर्च करने के लिए। और फिर आता है कि encourage effort of NGOs एंड इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो जैसे कि करता है ये गवर्नमेंट, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे स्कैम्स वगैरह चलते रहते हैं कि मतलब ऑन पेपर बहुत सारे NGOs वगैरह है लेकिन काम वो नहीं करते, सिर्फ वो फंड गवर्नमेंट से लेते हैं और काम नहीं करते, तो उसके लिए अच्छा ये होना चाहिए सिस्टम। और फिर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अभी ये अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी क्यों लिखा है, क्योंकि आप एजुकेटेड हो लेकिन आप अगर आपके कोई भी आप इस फील्ड में आप हो इसलिए आप इस पेज पे आए हो, या फिर आप अगर कोई आपको इंटरेस्ट है इसलिए आए हो, लेकिन आप अगर कोई आम आदमी से पूछोगे कि क्या उसका ह्यूमन राइट्स है तो वो उसको पता नहीं है, तो उसके लिए ये अवेयरनेस स्प्रेड करना इनका काम है। और अवेयरनेस अबाउट क्या, सेफ गार्ड्स अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके बारे में भी अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि कोई भी ऐसा फंक्शन की मतलब कि कोई भी ऐसा काम या फिर एक्ट जिससे कि ह्यूमन राइट्स प्रमोट हो और प्रोटेक्ट हो, तो ये सब कर सकता है। फिर आता है पावर्स ऑफ NHRC, तो पावर्स ऑफ NHRC का क्या है कि मतलब कि इसके अंदर ना ये एज अ सिविल कोर्ट ही पूरा ये काम करता है, जब ये कोई केस इसके अंडर लेता है तो ठीक है, तो इसका केस मतलब नहीं कोई भी इंक्वायरी ये करता है तो एज अ सिविल कोर्ट ही इसके सारे राइट्स रहते हैं, जैसे कि मतलब नहीं क्या, विटनेस लोगों को इन्फोर्स करना अटेंडेंस के लिए कोर्ट के अंदर, फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को सर्च करना और प्रोड्यूस करना इनकी टीम के सामने या कमीशन के सामने। फिर आता है कि कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस से या कोर्ट से ये ले सकते हैं, फिर जो कमीशन से स्पेसिफिक ये बिठा सकते हैं कि विटनेस को ये करे, क्या कहते हैं उसको, एग्जामाइन करे वगैरह सारा। तो बस यही इतना सारा इसका फंक्शंस और पावर्स है। अगर आपको आंसर आता है तो आप इतना लिख दोगे तो आपको 10 मार्क इजीली मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।